आप सभी को जय माता दी। इस टाइम हम खड़े हैं कटरा के फाउंटेन चौक पे, जो कटरा का मेन चौक है। तो यहाँ पे आपको चाहे आप दिन में आओ चाहे रात को 12 बजे आओ, हर टाइम आपको रौनक मिलेगी। अब जो कटरा की मेन मार्केट है फ्रेंड्स, वो इसी चौक के आसपास है। अब सबसे पहले आपने यात्रा शुरू करने से पहले करना क्या है, अपना RFID कार्ड आप यहाँ से ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आप कटरा स्टेशन पर उतरते हो तो वहाँ से भी आप RFID कार्ड ले सकते हो, जो यात्रा के लिए मस्ट है। और फ्रेंड्स, ये सामने आप नज़ारा देखिए, ये माता का त्रिकुट पर्वत है और यहाँ से आपको बाणगंगा की तरफ जाना है। तो बाणगंगा जाने के लिए आपको जो 1.5 किलोमीटर की दूरी है, आप पैदल भी तय कर सकते हो। अगर आपने ऑटो से जाना है तो आप ऑटो से भी जा सकते हो। तो बाणगंगा जाने के लिए फ्रेंड्स, आप यहाँ जो फाउंटेन चौक है, यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। और जो रेट है बाणगंगा तक का, वो है 160 रुपये। अब ज़्यादातर यात्री क्या करते हैं, ये 1.5 किलोमीटर की दूरी है, आप इसको पैदल भी तय कर सकते हो। तो हम भी पैदल ही जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यात्रा शुरू करने से पहले आपने लाइट ब्रेकफास्ट करना है, इसलिए हम भी अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं एक चाय के साथ और बटर टोस्ट के साथ। इसके बाद हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दे तेरे आरती बनावा। फ्रेंड्स, कटरा से 10 मिनट में हम पहुंच चुके हैं दर्शनी दरवाजे पर। और यहाँ पे आपका जो मेन चेक पोस्ट है, आपके बैग चेक होते हैं, वो यहीं पर होते हैं। तो यहाँ पर कई बार थोड़ा टाइम लगता है अगर लाइन लंबी हो, लेकिन आज ज़्यादा रश नहीं है। मुझे लगता है 5 मिनट में हम यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ से आपको त्रिकुटा पर्वत का काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देगा। और इसके बाद आपको बाणगंगा आएगी और वहाँ से आप घोड़े पिट्ठू भी कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ क्या रेट है उसका और कितने में आपका घोड़ा पालकी होगा। फ्रेंड्स, मेन चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद आप भवन तक घोड़ा भी कर सकते हैं। और जो घोड़े का रेट है वो है 1200 वन साइड। इसके अलावा जो पालकी का रेट है वो है 3100 रुपये वन साइड। अगर किसी का वेट 100 kg से ज़्यादा है तो उसमें पालकी का रेट लगेगा 3900 रुपये। फ्रेंड्स, मेरे पीछे है गुलशन कुमार जी का लंगर, जो उन्होंने शुरू करवाया था। तो जब आप माता रानी की यात्रा शुरू करें तो आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं। सुबह को, दोपहर को, रात को यहाँ पे भंडारा चलता है। फ्रेंड्स, इस टाइम हम खड़े हैं बाणगंगा पर, जिसे बाल गंगा भी कहते हैं। जब भैरवनाथ माता रानी के पीछे आ रहा था तो माता रानी को यहाँ पर मिले थे हनुमान जी। तो हनुमान जी की प्यास माता रानी ने यहाँ पर बुझाई थी। बाण से इन पत्थरों के बीच में से उन्होंने जल निकाला था। तो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप मानसून सीजन में आएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो जल है वो बहता हुआ मिल जाएगा। तो बाणगंगा पर दर्शन के बाद फ्रेंड्स, हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। और जो माता रानी की एक्चुअल चढ़ाई है वो बाणगंगा के बाद ही शुरू होती है। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जब भी आप माता रानी की यात्रा करें तो यात्रा के दौरान सीढ़ियों का उपयोग कम से कम करें। जब आप भवन पर जाते हैं तो आपने कम से कम सीढ़ियों का उपयोग करना है, लेकिन वापसी में आप सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हो। जो लोग पहली बार माता रानी के दर पे आते हैं या जिन्हें आइडिया नहीं होता कि कितनी दूर उन्हें जाना है, तो उनके लिए मैं बता दूं, अर्धकुमारी तक आपने 15 मोड़ क्रॉस करने हैं। तो राइट लेफ़्ट ऐसे टोटल अर्धकुमारी तक 15 मोड़ आते हैं। तो आप उन मोड़ को काउंट करते चलें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितनी दूर हो। इस टाइम मैं खड़ा हूँ गीता मंदिर बाथिंग घाट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा साफ़ सुथरा पानी है। तो अगर आप स्नान करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। ये भी वही बाणगंगा है जो हमने आपको पीछे दिखाई थी। तो जो यही जल है यही आगे जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई है। और मेरी यात्रियों से भी ये गुजारिश रहेगी, जो भी यात्री माता रानी इधर पर आते हैं, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, बाणगंगा चलने के बाद ये हमारा पहला मोड़ है। तो ऐसे ही आपने जिगजैग के 15 मोड़ क्रॉस करने हैं अर्धकुमारी तक। जब हम तीसरा मोड़ क्रॉस करेंगे तो उसके बाद चरण पादुका आ जाएगी। तो इससे काफ़ी इजी रहता है यात्रा करना। तो टोटल 15 मोड़ आपको क्रॉस करने हैं अर्धकुमारी तक।
तो फ्रेंड्स हम अपने तीसरे मोड़ पर पहुंच चुके हैं। उस तीसरे मोड़ के बाद आती है चरण पादुका। तो काफ़ी ईजी हमारे लिए कि याद रखना कि हमें कितनी दूर और चलना है। कुछ मोड़ ऐसे हैं फ्रेंड्स जो काफ़ी छोटे हैं और कुछ मोड़ आपको ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे भी हैं। तो लेकिन आप मोड़ का याद रखें, जैसी आपकी डायरेक्शन चेंज होएगी जिग जैग की तरह, तो वहाँ पे आपका एक मोड़ काउंट होएगा। तो अर्धकुमारी तक हमने टोटल 15 मोड़ क्रॉस करने हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका। तो ये वो स्थान है जहां पर माता रानी ने भैरवनाथ को पीछे मुड़ के देखा था और अपनी चरण पादुका के निशान माता रानी ने यहाँ पर दिए थे। तो इसे प्रथम दर्शन भी बोला जाता है। तो यात्रा के दौरान आप यहाँ पर माथा जरूर टेकें। तो अभी हमने चरण पादुका क्रॉस कर लिया है। अब हम यहाँ पर रुके हैं कुछ लिक्विड पीने के लिए। तो आप भी जब यात्रा करें तो कोशिश करें जितना ज़्यादा लिक्विड आप पी सके उतना ज़्यादा पिए, क्योंकि पानी की कमी आपको नहीं होनी चाहिए। सुबह यात्रा शुरू करने से पहले हमने बटर टोस्ट और चाय पी थी, और अब चरण पादुका क्रॉस करने के बाद हम पी रहे हैं लेमन सोडा, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और आप भी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि यात्रा के दौरान आप जितना लिक्विड हो सके, पानी हो सके, वो पीते रहें, क्योंकि इस टाइम जब अगर आप सुबह यात्रा शुरू करने से पहले ही हैवी ब्रेकफास्ट कर लोगे तो आपको यात्रा करने के दौरान काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिएँ और हैवी ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच यात्रा शुरू करने से पहले ना करें। जय माता दी। सर्व सुहागन देवा बाले। तरुण भाई हाउ द जोश? फिनिश भाई, खत्म। ये तो ख़त्म हो लिया भाई। अभी हम अर्धकुमारी से लगभग 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर हैं, और तरुण भाई का जो यहीं पे गिर लिए हैं। अब इनके लिए मेरे घोड़ा करना पड़ेगा या इनको उठा के लेके जाना पड़ेगा मेरे को। तो यात्रा करते समय अर्धकुमारी से पहले आपको मिलेगी ये कुल्फ़ी। एक बार आप ये ट्राई जरूर करें, काफ़ी टेस्टी है। और जब गर्मी के मौसम में आप यात्रा करते हो तो ठंडी ठंडी ये कुल्फ़ी खाकर आपको काफ़ी आनंद आएगा। और जो अंकल हैं 1985 से यहाँ पे ये सर्विस दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी इनकी कुल्फ़ी होती है। तो आइए एक बार ट्राई करते हैं। वाह, तो गर्मी के मौसम में जब आप ये खाओगे ना आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो बाणगंगा से चरण पादुका वाले रोड से आकर हम पहुँचे हैं इस पॉइंट पर। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं आगे भवन तक जाने के। पहला रास्ता है ये जो कि हिमकोटी मार्ग इसे कहते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी इजी रास्ता मिलेगा और यहाँ से 1 किलोमीटर शॉर्ट भी है भवन का रास्ता। एंड सेकंड ऑप्शन है ये अर्धकुमारी वाला रास्ता। अगर आप यहाँ से जाते हो तो यहाँ से आप अर्धकुमारी के दर्शन करोगे गर्भजून में, और उसके बाद आप हाथी मत्था वाले रास्ते से भवन पे जाओगे। तो वो रास्ता काफ़ी टफ़ है। तो आपको मैं ये एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले आप अभी हम अर्धकुमारी पे जाएंगे, अर्धकुमारी पे दर्शन करके उसके बाद आप फिर से हिमकोटी वाले रास्ते पर आ सकते हो। तो वो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। तो गाइस जो पीछे मेरे आप ये लाइन देख रहे हो ये है बैटरी कार के लिए लाइन। अब बैटरी कार आपने कैसे बुक करनी है, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। नीचे कटरा बस स्टैंड के पास निहारी का भवन है, वहाँ से बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो मेरी आपसे ये एडवाइस है, तो अगर आपने बैटरी कार करनी है तो पहले ही आप ऑनलाइन बुक करें। बैटरी कार की बात करें तो फ्रेंड्स अर्धकुमारी से भवन तक का एक पर्सन का जो किराया है वो 354 है। 354 रुपये एक पर्सन का एक साइड का है। तो गाइस अर्धकुमारी मैगडी से मैंने ऑर्डर किया था आलू टिक्की बर्गर। ऑलरेडी एक मैं खा चुका हूँ, लेकिन मुझे इतना टेस्टी लगा कि मैंने एक और ऑर्डर किया है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस बर्गर का प्राइस है यहाँ पे वो है मात्र 50 रुपीज़। और 50 रुपीज़ में हम अपने अम्बाला में खाते हैं बर्गर, उसका टेस्ट ऐसा नहीं होता। तो अर्धकुमारी पर आपको 50 रुपये में मैगडी का बर्गर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और टेस्ट इतना अच्छा है क्या कहने, बहुत अच्छा है।
तो चरण पादुका मार्ग से आप यहाँ अर्धकुमारी पहुँच जाओ तो यहाँ से आपको रास्ता मिलेगा। इस रास्ते से आपको हाथी मत्था रास्ते में आएगा जो साईं छत पे आपको लेके जाएगा। ये रास्ता काफ़ी टफ है। यहाँ अर्धकुमारी पर दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी पर्ची कटवानी पड़ेगी। यहाँ पर जो दर्शन होते हैं वो ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं, तो जो भी आपका ग्रुप नंबर होगा उसी टाइम आपकी एंट्री होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, जो ग्रुप नंबर है वो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। एक दर्शन के लिए आपको यहाँ पर 8 से लेकर 12 घंटे तक का वेट करना पड़ सकता है। तो आप यहाँ से पर्ची कटवा के आगे माता रानी के दर्शन करके वापसी में यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। फ्रेंड्स, अर्धकुमारी में माता रानी की गर्भजून गुफा है और इस गुफा का जो इतिहास है वो ये है कि माता रानी जब चरण पादुका से आगे आई तो इस गुफा में माता रानी ने पूरे 9 महीने तपस्या की, तो इसलिए इस गुफा को गर्भजून के नाम से जाना जाता है। तो ये भी मान्यता है कि जैसे माँ के गर्भ से बच्चा एक बार निकलता है तो उसी तरह इस गुफा में से भी एक बार ही दर्शन करने चाहिए। तो हम यहाँ पे दर्शन नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पे जो वेटिंग पीरियड है वो काफ़ी लंबा है। ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पर एंट्री होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग रेस्ट वगैरह भी करते हैं और यहाँ पे भोजनालय है। अगर आप खाना वगैरह खाना चाहो यहाँ पर आपको रूम भी मिल जाएंगे, डोरमेंट्री की व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ पे क्लॉक रूम है। तो अभी आप मौसम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। तो अर्धकुमारी पर दर्शन करके अगर आप पुराने रास्ते जाना चाहते हो जो आपको सानी छत लेकर जाएगा, इस रास्ते पे आपको घोड़े भी मिलेंगे और ये रास्ता काफ़ी टफ़ है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हाथी मत्था रास्ते में आएगा जहाँ बहुत टफ यात्रा है, बहुत टफ चढ़ाई है। लेकिन यहाँ अर्धकुमारी पर दर्शन करने के बाद आप यहाँ से वापस जो हिमकोटी वाला रास्ता है उस पर जा सकते हो। तो वो वे इस वे से काफ़ी इजी है। गाइस, मैं आपको एक एडवाइस और दूंगा कि जब भी आप अर्धकुमारी क्रॉस कर लें, हिमकोटी मार्ग पर या फिर पुराने मार्ग पर आपको बंदर बहुत मिलेंगे। तो मंकीज़ के सामने बिल्कुल भी खाने पीने की चीज़ें ना निकालें। और अगर आप खाने पीने की चीज़ निकालोगे, अगर उन्होंने आपकी वो चीज़ आपके हाथ में देख ली तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के हाथ में खाने पीने की चीज़ उस टाइम ना दें जब मंकीज़ हों। जय माता दी। देखिए, जो भी यात्री वैष्णो देवी आते हैं अच्छे भले हैं, हट्टे खट्टे हैं, लेकिन घोड़े पे जाते हैं तो उनको आंटी अंकल से प्रेरणा लेनी चाहिए। कितनी उम्र आंटी जी आपकी? हाँ जी, उम्र कितनी है? 64 और 72 एज है इनकी। फिर भी पैदल इन्होंने पूरी यात्रा करी है नीचे से लेके ऊपर तक। तो बिल्कुल, और ये कोलकाता से आए हैं, तो देखिए इतनी दूर से आए हैं और यहाँ पैदल यात्रा इन्होंने की है। तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप भी आएँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे वाले हैं, और माता रानी आपको हमेशा अच्छा भला तंदुरुस्त रखे और आप भी माता रानी की यात्रा पैदल ही करें। जय माता दी। सुबह 7 बजे कटरा से हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी और अब नेट 12 बजे हम हिमकोटी पहुँच चुके हैं। हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि फ्रेंड्स रास्ते में हम काफ़ी जगह रुके, हमने व्यू कैप्चर करे, वीडियो रिकॉर्डिंग करी, इसलिए हमें काफ़ी टाइम लग गया। अगर आप लंच डिनर करना चाहते हो तो हिमकोटी पर आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको कढ़ी चावल, राजमा चावल, चाय और इसके अलावा यहाँ पर आपको डोसा भी मिलेगा, तो यहाँ पर आप खा सकते हो। तो हमने हिमकोटी पर आकर ऑर्डर किया है अपने लंच के लिए राजमा चावल। और हम जब भी यात्रा पर आते हैं तो हिमकोटी पर आकर ही अपना लंच करते हैं। यहाँ पे जो राजमा मिलता है ना स्पेशली, वो काफ़ी ख़ास है। तो आप भी कभी वैष्णो देवी आते हैं या माता रानी आपको बुलावा भेजती है तो एक बार हिमकोटी पर आप राजमा चावल ज़रूर ट्राई करिएगा, काफ़ी टेस्टी है। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने। तो गाइज़, हम माता रानी के दरबार पर पहुंच चुके हैं। सुबह 7 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि हमने रास्ते में वीडियोग्राफी करी है। और जो मौसम है माता रानी के दरबार का, आप खुद देखिए, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। जैसे ही हमने हिमकोटी क्रॉस किया तो उसके बाद से ही काफ़ी तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी। और हवा इतनी तेज़ है कि जो रोपवे की सर्विस है वो भी अभी रोक दी है। तो देखते हैं कितनी देर रुकी रहेगी। अभी हम जाएंगे, नहाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, उसके बाद देखते हैं भैरव बाबा तक हम कैसे जाते हैं। अगर रोपवे चलता है तो हम रोपवे में कोशिश करेंगे,
लेकिन अगर रोपवे नहीं चला तो हम पैदल ही भैरवनाथ जाएंगे। बोलिए जय माता दी। मेरी मैया कौन जागेगा सारी। टाइम मैं खड़ा हूँ कालिका भवन पर। फ्रेंड्स, अगर आप आरती में बैठना चाहते हो और आपने ऑनलाइन आरती बुक नहीं की है तो आप कालिका भवन पर आकर एसडीएम ऑफिस में आपकी आरती की पर्ची आप कटवा सकते हो। 2000 रुपये पर पर्सन की आरती पर्ची कटती है। और जो टाइमिंग है, जैसे सुबह की आरती 6:20 पे शुरू होती है तो यहाँ पर नेट 5:30 बजे आपने आना है और यहाँ पर आरती की पर्ची आप कटवा सकते हो। जैसे अभी शाम की आरती 7:20 पे शुरू होती है तो 6:30 बजे यहाँ पे आरती की पर्ची कटती है। नहाने का जो नज़ारा वैष्णो देवी के दरबार में है ये दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं, यात्रा करते टाइम जब भवन तक पहुँचते हैं तो काफ़ी थक जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ ठंडे ठंडे पानी में नहाते हैं तो नहाने के बाद सारी थकावट दूर हो जाती है। तो मुझे आप बताइए, आप में से कितने ऐसे श्रद्धालु हैं, कितने ऐसे भक्त हैं जो माता के दरबार पर नहाते हैं। ठंडे ठंडे जल में नहाने के बाद हमने माँ भगवती के पिंडी स्वरूप में दर्शन किए। माँ की कृपा से दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। माता रानी के दर्शन करने के बाद अगर आप रात को माँ के दरबार पर रुकना चाहते हैं तो भवन पर आपको दुर्गा भवन में धर्मशाला मिल जाएगी। दुर्गा भवन डेली शाम को 6 बजे यात्रियों के लिए खोल दिया जाता है। आप 6 बजे यहाँ पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। माता रानी के दर्शन करने के बाद हमें भैरव घाटी जाना था, लेकिन हमें जोर से भूख लगी थी, इसलिए हमने पहले लंच किया। उसके बाद हम पैदल ही भैरवनाथ मंदिर की ओर चल दिए। जैसे आज हमारे साथ हुआ, रोपवे बंद है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भवन से भैरव तक घोड़ा भी कर सकते हैं। और जो घोड़े के चार्जेस हैं भवन से भैरव तक वो 400 रुपये हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो भवन से भैरव तक की चढ़ाई है वो सबसे टफ चढ़ाई है, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। तो इसलिए अगर आपको रोपवे नहीं मिलता है तो आप घोड़ा करके भी भैरवनाथ तक जा सकते हैं। फ़िलहाल हम पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम पैदल ही गए थे, जनवरी में आए थे, तब भी रोपवे बंद था। तो देखते हैं कितनी देर में भैरव बाबा के दरबार पर पहुँचते हैं, तो वही चलते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, आप हिमकोटी मार्ग से वापस कटरा जा सकते हो। सेकंड ऑप्शन है आपके पास जो ये वे जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है वाया साइंछत अर्धकुमारी होते हुए कटरा। एंड थर्ड ऑप्शन है, अगर आप भैरवनाथ जाते हो पैदल तो यहाँ से भैरवनाथ की टोटल दूरी है 1.5 किलोमीटर, और आप चढ़ाई खुद देखिए कितनी है। तो फ्रेंड्स, बैठते बैठते पानी पीते आखिरकार हम भैरवनाथ पहुंच चुके हैं। भैरवनाथ, जहां पर भैरवनाथ का सिर आकर गिरा था, नीचे भवन से जहां माता रानी गुफा है वहां से माता रानी ने भैरवनाथ का सिर काटा था। दर्द वहीं पड़ा है और जो सिर है वो यहाँ आकर गिरा था। तो बाद में भैरवनाथ के क्षमा याचना करने पर माता रानी ने उसे क्षमा ही नहीं किया, बल्कि ये वरदान भी दिया कि जो भी श्रद्धालु मेरे दर्शन के लिए आएगा, जब तक तेरे दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो इसलिए जब भी वैष्णो देवी आओ, माता के दर्शन करो, तो उसके बाद भैरवनाथ जरूर आओ, चाहे रोपवे चले या ना चले। तो हम पैदल आए हैं, आप भी पैदल आ सकते हो। भैरव मंदिर में माथा टेकने के बाद आपकी वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण होती है। अगर वैष्णो माता आपको भी बुलावा भेजे तो आप भैरव मंदिर जरूर आएं। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अगर आप यहीं से सांझीछत की ओर जाते हैं तो यहाँ से आप एक बार माता रानी का भवन जरूर देख लें, क्योंकि इसके बाद आपको माँ का भवन दिखाई नहीं देगा। और माता रानी से ये दुआ करें, माता रानी हम सबको ढेर सारी खुशियों के साथ एक बार फिर अपने दरबार में जरूर बुलाए। बोलिए जय माता दी।